बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब हम बात करेंगे इस चुनाव के एक्स फैक्टर की, यानी वो चेहरे जो इन चुनाव में बड़ा उलटफेर करने की ताकत रखते हैं। इनमें पहला नाम है प्रशांत किशोर, इसमें दूसरा नाम है असदुद्दीन ओवैसी, इसमें तीसरा नाम है चिराग पासवान, इसमें चौथा नाम है तेज प्रताप यादव और पांचवा नाम है मुकेश सहनी। ये सभी इस बार बिहार के सियासी दंगल में अपना दम दिखाने उतर चुके हैं। क्या इनमें से कोई किंग मेकर बनेगा? एक एक करके हम इनका विश्लेषण करेंगे, इनकी ताकत और कमजोरियों पर खास मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे। तो देखिए कौन कौन से 5 चेहरे हैं। पहला चेहरा प्रशांत किशोर का है, जो 3 साल से लगातार ग्राउंड पर मेहनत कर रहे हैं और एक तरह से उन्होंने अपने लिए जगह बनाई है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जो दूसरा नाम है वो असदुद्दीन ओवैसी का है, क्योंकि सीमांचल में जहां पर मुसलमानों के बहुसंख्यक वोट है वहां पर ओवैसी महागठबंधन का खेल पिछली बार बिगाड़ चुके हैं, इस बार भी बिगाड़ सकते हैं। तीसरे चिराग पासवान हैं, जिनको लेकर कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। पीके से उनकी दोस्ती है, ज़्यादा से ज़्यादा 40 सीटें वो एनडीए के अंदर चाहते हैं। क्या उनको इतनी सीटें मिल पाएगी? इसके अलावा मुकेश सहनी, जिनके बारे में भी चर्चा होती है कि क्या कहीं वो फिर से एक बार एनडीए के पाले में तो नहीं आ जाएंगे। और इसके अलावा तेज प्रताप यादव। 2014 में पीएम मोदी के लिए प्रचार की प्लानिंग करने वाले प्रशांत किशोर अब 2025 में अपनी पार्टी बनाकर बिहार में एनडीए और महागठबंधन को चुनौती दे रहे हैं। प्रशांत किशोर ने 2014 के लोकसभा चुनाव, 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव, 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के साथ ही 2019 में आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव और 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अपनी सेवाएं दी और काफ़ी सफल रहे। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर बिहार में बदलाव का चेहरा बनने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। जन स्वराज के बैनर तले प्रशांत किशोर बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार का मुद्दा जोर शोर से उठाया है। इसके अलावा रोजगार और पलायन, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, महिलाओं का सशक्तिकरण और सबसे अहम जाति आधारित राजनीति का विरोध करके प्रशांत किशोर ने बिहार की सियासत में एक नई शुरुआत की है। बिहार की राजनीति में जाति के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन प्रशांत किशोर ने बेबाकी के साथ इससे खुद को अलग किया। यह बिहार की पारंपरिक राजनीति को खुली चुनौती है। इसके अलावा प्रशांत किशोर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एनडीए और महागठबंधन पर लगातार हमलावर हैं। एक तरफ वो सम्राट और अशोक चौधरी पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी ओर तेजस्वी की शिक्षा पर भी निशाना साध रहे हैं। अरे भाई, तुम तो पढ़े नहीं, कम से कम दूसरों माँ सरस्वती का अपमान मत करो। लेकिन इनको समझ तो होगी नहीं। अगर कलम का सम्मान ही करने आता तो 9वां फेल रहते। लेकिन मैंने क्या कहा, ये सब अपना बूढ़ा शेर अब कलम का लालच दे रहा है। ये हैं तो कट्टा वाले नेता ही, तो कलम का उपयोग क्या है, कलम का सम्मान क्या है, कलम की गरिमा क्या है, वो तो उसको समझ है नहीं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इन पर मेरा सीधा आपके माध्यम से सरकार को, बिहार के गवर्नर से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इनको हत्या के आरोप में, ये हत्या के अभियुक्त हैं, इनको तुरंत पद से बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। पिछले 1 साल में जब से अशोक चौधरी की बेटी की सगाई आपकी अग्निता कुणाल के लड़के से हुई है, उसके बाद से 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पटना में न्यास के द्वारा खरीदी गई है। जियालाल आर्य जी, अगर जैसे मैंने बताया है अभी प्रेस के सामने, आप प्रेस के सामने आइए और बताइए, न्यास का अकाउंट जारी करिए कि कहां से ये पैसा आपके पास आया है, कहां से ये 100 करोड़ रुपए न्यास के पास आए। जब से न्यास बना है उसमें 10 करोड़ का भी संपत्ति नहीं खरीदा गया। पिछले 1 साल में 100 करोड़ का ज्यादा से ज्यादा का संपत्ति कैसे खरीदा गया है। जन स्वराज पार्टी की स्थापना के बाद प्रशांत किशोर लगातार बिहार के अलग अलग हिस्सों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान उन्हें लोगों का भारी समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन बीजेपी इसे अपने लिए चुनौती मानने से इनकार करती है। स्पष्ट दिखता है कि रेवंत रेड्डी पैसा दे रहा है,
वाईएसआर पैसा दे रहा है, डीएमके पैसा दे रहा है, तो जो कर्नाटक पैसा दे रहा है, पर क्यों दे रहे हैं उनको वही तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ एनडीए को हराने का, वोट काटने का प्रयास करो। लेकिन बिहार की जनता इसे कई कुकुरमुत्ते पार्टियों को देखी है, आएगी जाएगी, यहाँ एनडीए आराम से सरकार बनाएगी। मेरा मामला पूरा देश जानता है। मैं 99 में मिनिस्टर रहा, कई ऑब्जेक्शंस आई, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब हुआ। तो 2022 से मैं उसी तरह हूँ। 2002 से 17 पार्टियों में दलाली करके आए हैं, 17 पार्टियों का सौदागिरी करके आए हैं। तो इस तरह का कहानी सुनाएंगे। बीजेपी प्रशांत किशोर को चुनौती मानने से भले ही इनकार कर रही हो, लेकिन जमीन पर प्रशांत किशोर को मिल रहे समर्थन को झुटलाया नहीं जा सकता। जन स्वराज बिहार में जिन बदलावों का वादा कर रही है, उनका सबसे ज्यादा असर महिलाओं और युवाओं पर होगा। इसीलिए बीजेपी में ही कई नेता ऐसे भी हैं जो मान रहे हैं कि बिहार में इस बार प्रशांत किशोर भी विकल्प हैं। देखते हैं आप प्रशांत किशोर को बिहार की राजनीति का एक नया विकल्प तो है, इसमें कोई शक नहीं है। जनता तो देख रही कि हाँ विकल्प है, कहता है कि साफ सुथरा। अब आगे देखना है कि है क्या, होगा क्या। हम चाहते ये हैं कि हमको अगर अपना जो वोटर बेस है, वो वोटर बेस अगर हमको नहीं लूज करना है, तो ये पार्टी नेतृत्व को मानना होगा और समझना होगा कि लोग ईमानदार सरकार चाहते हैं। ये नहीं समझेंगे तो फिर वही हालत होगा जो कि राजद का हो गया। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ लाइव टाइम्स के एडिटर इन चीफ दिलीप कुमार सिंह जी हैं, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी हैं, मेरे साथ यूसुफ अंसारी हैं वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ सोनाली आनंद है प्रवक्ता है जन स्वराज की, और मेरे साथ डॉक्टर प्रमन राव अंबेडकर हैं जो कि AIMIM के प्रवक्ता हैं, क्योंकि हमको एक्स फैक्टर में असदुद्दीन ओवैसी का रोल भी डिस्कस करना है। सबसे पहले सोनाली, आपसे जानना चाहूंगा, क्या सिर्फ आपकी पार्टी वोट कटवा बनकर रह जाएगी? आपने जो भी अभी चलाया बाइट, तो उसमें आपने बहुत सारी बातें, बहुत सारी फैक्ट्स अपने आप यहाँ पे रख दी है। कुछ फैक्ट्स जो आपने नहीं रखा वो मैं आपके समकक्ष रखना चाहूंगी। कि आपने कहा कि जन स्वराज जमीन स्तर पे बहुत ही मजबूत है। इसका प्रमाण सबसे बड़ा ये है कि 2 साल में 45,000 किलोमीटर की यात्रा और 10,000 से ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा हमारे कार्यकर्ता ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। और अगर हम मेंबर्स की बात करें तो वो संगठन में हमारे 1 करोड़ से अधिक, 1,30,00,000 मेंबर्स आपको दिखते हैं। तो ये तो मैंने संख्या की बात कही। यहाँ पे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा संगठन कितना स्ट्रांग है और हमने जिस तरीके से अपने क्षेत्र में काम किया वो कितने मजबूती से काम किया और कितनी मेहनत से काम किया। दूसरी यहाँ पे बात ये आती है कि अगर आप ग्राउंड पे अगर ये जो मुद्दे हम उठा रहे हैं, आज तक किसी पार्टी की हिम्मत नहीं हुई कि इन सारे मुद्दों को बिहार में लेके आए और उस पर खुली चर्चा करें। हमने खुले तौर पे बड़े बड़े नेताओं के बैकग्राउंड का यहाँ पे फैक्ट रखा है और कोई भी पार्टी इसका सामने आके जवाब नहीं दे रही है। ये भी उनके कमजोर पक्ष को दर्शाता है। तो यहाँ पे जो हम बात कहते आ रहे थे कि ये ब्यूरोक्रेसी की सरकार जो रेड टेपिज्म को बढ़ावा देती है, ये भ्रष्ट सरकार है जो जंगल राज को बढ़ावा देती है, वो जंगल राज से भी अधिक है, अफसरशाही में जो हम महाजंगल राज को बात करते हैं उसको बढ़ावा देती है। ये इसका ही नतीजा है, क्योंकि इतने बड़े बड़े आरोप लगने के बाद, इतने बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद किसी भी नेता ने अपना डिफेंस के तौर पे वो नहीं आते हैं और कुछ भी खुले तौर पे नहीं बोलते। और पार्टी की भी स्टैंड आप ये देखिए यहाँ पे कि वो अपने जो भी इतने बड़े बड़े आरोप लगते हैं उस पर चुप होके निकल जाए, स्किप करके निकल जाती है। तो ये स्केपिस्ट अप्रोच जो आपका है, ये आपकी पार्टी के कमजोर पक्ष को दर्शाता है। और दूसरी चीजें मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि जो मुद्दे आज तक हमने उठाए, चाहे वो पलायन का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, ये जो भी आंकड़े जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके ही आंकड़े अगर हम कोट करें तो वो खुद ही उस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। बेरोजगारी अभी भी बिहार में यूथ बेरोजगारी अगर आप कहें तो 15% से अधिक है। हर साल 1 करोड़ से अधिक लोग पलायन करते हैं। इनका ना इनके पास जवाब है, ना कोई इनका प्लान है इनके पास। तो ये सब तो बहुत मोटे मोटे मुद्दे हैं, लेकिन अगर हम इसको डीप डाउन डिग करते जाएंगे तो और भी कई अनेक ऐसे मुद्दे आएंगे जहां पर ये सरकार जवाब देने में सक्षम है। ठीक है, सोनाली ने अपनी बात पॉइंट बाय पॉइंट रखी है। दिलीप सर, मैं आपसे अब समझना चाहूंगा कि क्या प्रशांत किशोर
इस चुनाव में ऐसे एक फैक्टर बनेंगे जिनके चलते किसी एक गठबंधन की हार या जीत तय हो, यानी इतने वोट काट ले जाएं कि दूसरे गठबंधन का वो सफाया कर दें? दीपक जी, प्रशांत किशोर को आप 2014 से लगातार देख रहे हैं। 2014 में वो लाइमलाइट में आए, और लाइमलाइट में आने का कारण उनका क्या था? एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट के रूप में कम्युनिकेशन, उस पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को सफलतापूर्वक उन्होंने निभाया। ये उनकी सबसे बड़ी यूएसपी थी। और मोदी जी के सफलता में 2014 में जो मोदी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद उनकी रेटिंग जो है अन्य कई दलों में भी वो गए, लेकिन मार्केटिंग उसी का वो कर पाए सफलतापूर्वक जिनका लीडरशिप बहुत बढ़िया था। कांग्रेस में वो गए, विफल साबित हुए। कई ऐसे और भी केसेस हैं। तो उनकी सफलता जो है और उनका जो स्ट्रेंथ है वो है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का, पॉलिटिकल मार्केटिंग का, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी का। और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि उनके कई लोगों ने उनको पैसे दिए, और वो पैसा उस बात का लेते हैं कि उनके पास ये ताकत है, ये उनका ज्ञान है, नॉलेज है कि वो किसी चीज़ को बेचने में उनके महारत है। उसके ऐसे महारथी जब राजनीति के मैदान में खुद महारथी बन के अपने आप को पेश कर रहे हैं, तो ये ज़मीन पे जब जाएंगे तो ये परिणाम के बाद आपको पता चलेगा। असल बात तो ये है कि क्या उनको एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन सफल कम्युनिकेटर के रूप में तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या एक ज़मीनी नेता के रूप में भी उनको लोग जान पाएंगे? ये चुनाव के परिणाम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले अगर पीके के स्ट्रैटेजी को आप देखें तो ये अरविंद केजरीवाल एके वाली स्ट्रैटेजी उनकी है कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन को प्रभावी ढंग से लगातार खुद ज़मीन पे है। इस बात में कोई डिनाई नहीं कर सकता, ये तथ्य है, हम सब देख रहे हैं उनको, लगातार वो ज़मीन पे है। इसके साथ ही वो उसी शैली में लगातार अपने जो विरोधी हैं उस पर हमलावर भी हैं। यहाँ तक कि उनके भ्रष्टाचार जो पुराने केस हैं, जो कई सारी चीज़ों को लेके हाल में जो उतरे हैं, चाहे अशोक चौधरी पे, चाहे सम्राट चौधरी पे, तो उनकी शैली जो है वो अरविंद केजरीवाल वाली है कि आरोप लगाते हैं, जोर जोर से बताते हैं, लेकिन जब अपने ऊपर उनका सवाल उठता है तो वो बिल्कुल काउंटर, एक ऑफेंसिव की तरह उसको वो जवाब देते। जब किसी ने उनसे मैं हाल में देख रहा था, किसी एक पत्रकार ने उनसे कुछ पूछा तो बोला, अरे तुम संघी पत्रकार हो ना। तो उनकी जो शैली है वो वही है। अब ये एक बेहद महत्वपूर्ण दिलचस्प होगा कि एक कम्युनिकेटर, एक स्ट्रैटेजिस्ट, एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के मास्टर जब खुद मैदान में नेता बनने के लिए उतरते हैं, नेता नगरी पहुंचते हैं, तो ये फैसला आपको जनता के लिए छोड़ना पड़ेगा, मेरा जो मानना है। लेकिन इस बात में इसको कोई नहीं डिनाई कर सकता है कि आज अगर बिहार में चुनाव में अगर 3 सबसे महत्वपूर्ण चर्चाएं अगर सड़कों पे आप देखेंगे, एक है नीतीश जी का स्वास्थ्य, दूसरा है लालू परिवार में विद्रोह, और तीसरा है प्रशांत किशोर का भविष्य। ये 3 महत्वपूर्ण सवाल आपको हर जगह बिहार से जो लोग जुड़े हुए हैं ये आपको सुनाएंगे भी और सुनेंगे भी। मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर एक प्रयास वो कर रहे हैं, और कई ऐसे अच्छे लोग को लगातार वो जोड़ते रहे हैं, जोड़ने का प्रयास करते रहे हैं। कई ऐसे लोगों को उन्होंने जोड़ा है जिनका राजनीतिक ज़मीन उनकी रही है। तो मुझे लगता है कि ये प्रशांत किशोर की अग्नि परीक्षा है, और देश में प्रयोग या संयोग जो भी कहें आप इसको, कि ये प्रयोग विकल्प की राजनीति का जितने भी प्रयोग हुए हैं वो अब तक विफल रहा है। अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी थी, अगर आप देखें, उनके वादे को देखें, उनके दावों को देखें, और जो चीज़ें दिल्ली में, जो चीज़ें ज़मीन पे उनके विरोधियों ने उनके बारे में कहा है, तो क्या प्रशांत किशोर अपने आप को अरविंद केजरीवाल की तरह बिहार में स्थापित कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है, जिस सवाल का जवाब अभी देना, मुझे लगता है अभी सिर्फ इस पे हम चर्चा कर सकते हैं, जवाब तो आपको 14 नवंबर को ही मिलेगा। अवधेश जी, क्या किसी की लुटिया डुबो सकते हैं? भले से खुद वो जो है सत्ता के शिखर पर ना पहुंचे, बट किसी की हार का कारण बन सकते हैं? वो बन सकते हैं। जितना सोनाली जी बता रही थी कि 1 करोड़ 12 लाख या 13 लाख मेंबर है, तो उसमें तो बहुमत मिल जाना चाहिए, क्योंकि बिहार में पिछली बार देखेंगे तो जनता दल यू और बीजेपी को मिला के 1,40,000 वोट थी। तो 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 12 लाख मेंबर हो, 10-15 लाख 20 लाख अगर वोट और अतिरिक्त ले आए एक मेंबर, तो चुनाव जीता जा सकता है। देखिए, प्रशांत किशोर जी ने जो बिहार से संबंधित मुद्दे उठाए, जेन्युइन मुद्दे थे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, उन्होंने उठाया है। अब इस समय, लेकिन पिछले कुछ समय से वो जो तेजस्वी यादव को लेके, लालू जी को लेके ऐसे सवाल उठाए जो कोई उठाता नहीं था।
नीतीश जी को भी लेके बहुत सारे सवाल उठाए, लेकिन अभी तक प्रशांत जी ने राज्य के बारे में कि हमारा ये विजन है, हम ये करने वाले हैं, इसके लिए हमको वोट दीजिए, वो बहुत कुछ नहीं आया। थोड़ा थोड़ा उन्होंने भाषण में जगह जगह कहा है, लोगों को जगाया है, लेकिन जो उपचुनाव हुए थे, उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी कुछ नहीं कर सकी। मतलब एकदम से जिसको कहते हैं सामान्य भाषा में फिस हो जाना, वो फिस हो गई है। तो अब इस चुनाव में क्या बिहार के लोग ये रिस्क लेने जा रहे हैं कि अगर हम प्रशांत किशोर जी को वोट दे और त्रिशंकु विधानसभा आ जाएगी तो उसको हम स्वीकार करेंगे? दूसरा, बिहार के लोगों के सामने प्रश्न है कि हम केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार और उसके साथ वाली सरकार हमको बिहार में चाहिए या एक अतिरिक्त सरकार चाहिए? एक बड़ा प्रश्न हुआ है। तीसरा जो बिहार के सामने प्रश्न है कि अगर लड़ाई तीनों के बीच है तो नीतीश कुमार और तेजस्वी में उनको चयन करना है, और नीतीश कुमार तेजस्वी के बीच में चयन करना है प्रशांत किशोर जी का, तो फिर किसका चयन करेंगे? तो ये 3-4 ऐसे प्रश्न हैं जिसमें प्रशांत किशोर जी अभी राजनीति के उस स्थिति में नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो आपका प्रश्न है, चूंकि पिछली बार दोनों जो गठबंधन के बीच का जो अंतर था, 12,500 मात्र का अंतर था वोट का, ये ध्यान रख लीजिए, 12,500 वोट का अंतर था। 33 सीट पर जेडीयू को डायरेक्ट एलजेपी ने, एलजी पर आने वाले चिराग पासवान ने 33 सीट पर डायरेक्ट जो है उनको क्षति पहुंचाई थी। 25 सीट केवल इनके कारण हारे थे, 9 सीट आएंगे, उनका भी अब आएगा। तो ये जो इस समय प्रशांत किशोर जी के साथ दूसरे उनके अलावा कोई राज्य स्तर पर ऐसा नेता नहीं दिख रहा है, एक अनुभवी, जिसको देख करके भी लोगों को लगे नहीं इनका साथ दिया जा सकता है। प्रशांत जी अभी अकेले हैं। 2029 में हो सकता है उनकी स्थिति अब क्या रहेगी अलग कहना है। भारतीय जनता पार्टी एक स्थापित पार्टी है, नरेंद्र मोदी एक स्थापित नेता है। बिहार से 2 स्थापित पार्टियों को उखाड़ करके तीसरी पार्टी आ जाए तो ये तो बिल्कुल आप समझिए कि उथल पुथल जैसी स्थिति होगी, वो संभावना नहीं हो सकती है। और अब बात बिहार के सबसे पिछड़े इलाके सीमांचल की, जहां एक बार फिर से चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम मैदान में है। 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीतकर अच्छी शुरुआत की थी, इसीलिए इस बार भी एआईएमआईएम को कमजोर नहीं माना जा सकता। बिहार की जातीय जनगणना के मुताबिक राज्य की 243 विधानसभा सीटों में से 47 पर मुस्लिम वोटर निर्णायक है। मुस्लिम वोटरों का सबसे ज्यादा असर किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया सीटों पर है। किशनगंज में मुस्लिम आबादी 68%, कटिहार में मुस्लिम आबादी 45%, पूर्णिया में मुस्लिम आबादी 39% और अररिया में मुस्लिम आबादी 43% है। और मुस्लिम आबादी का साथ किसी भी उम्मीदवार के लिए जीत की गारंटी साबित होता है। ओवैसी की पार्टी ने 2020 में इस इलाके में अच्छा प्रदर्शन किया था। सीमांचल की 24 सीटों में से 20 सीटों पर ओवैसी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, जिनमें से 5 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार ओवैसी इस इलाके में पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हैं। ओवैसी ने खुलकर महागठबंधन के साथ जुड़ने की बात कही, लेकिन न तो आरजेडी और न ही कांग्रेस ने ओवैसी के न्योते को स्वीकारा। खास बात यह है कि 2020 में एआईएमआईएम ने जिन 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, 2015 के चुनाव में ये सभी सीटें महागठबंधन ने जीती थी, जो कि 2020 में ओवैसी के खाते में चली गई थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इस बार भी ओवैसी को साथ न लाना महागठबंधन को भारी पड़ेगा? जो ये गलतफहमी का शिकार थे कि असदुद्दीन ओवैसी अलायंस नहीं चाहता, पर्सनली मुझ पर एलिगेशन लगाया गया था। तो हमने अख्तर भाई से कहा कि ये लोग ऐसा कह रहे हैं तो आप उनसे ही लिखवा लीजिए, क्या लिख कर देना। तो बोले कि आप लेटर लिख दीजिए। बोले ठीक है, लिखते हैं लालू जी को। फिर उसके बाद लेटर लिख दिए। फिर बाद में उनके फर्जन ने कहा कि हमको नहीं मिला। हमको ताज्जुब हुआ क्योंकि पार्टी के फाउंडर वो हैं। हमने कहा ठीक है, उनको भी लिख दीजिए। उनको लिख दिए। तो सीधे चलता हूं डॉक्टर पवन राव अंबेडकर के पास। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि क्या आरजेडी ने आपके ऑफर को ठुकरा कर अपने लिए मुसीबत मोल ले ली है? क्या आपका कैंपेन उसी तरीके का होगा जिस तरीके का कैंपेन आपका पिछले चुनाव में था? बहुत बहुत धन्यवाद दीपक साहब। हमारा कैंपेन 2020 से भी ज्यादा ही शानदार और बेहतरीन होगा। हमने इस बात को भी रखा था कि बिहार की राजनीति जिस तरह से पिछले 20 सालों से चल रही है, इन 20 सालों में बड़ी बड़ी बातें हुई हैं और जिस तरह से काम होना चाहिए
खास तौर से उन गरीब तबकों का जो शोषित वंचित रहे हैं, इसमें सभी वर्ग के लोग आते हैं। खास तौर से मुसलमानों को जो है जिस तरह से दरकिनार किया है, चाहे आरजेडी की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार रही है, उनको हमेशा से ही पीछे रखा गया है। तो इस बात को हम लोग देख रहे हैं कि 2014 से जिस तरह से इस देश में सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो कम्युनल सरकार है, जो धार्मिक मुद्दों को लेकर के ज्यादा कार्य करती है। हम चाहते हैं कि फांसीवादी सरकारें जिस तरह से कार्य कर रहे हैं उनको रोकने के लिए हमारी विचारधारा विपरीत होते हुए भी हम इस इंडी अलायंस का एक जो है सहयोगी दल बनना चाहते हैं। लेकिन इस बात, अरे अम्बेडकर जी, आपकी पार्टी सेकुलर पार्टी है, जिसके नाम में ही जो है, जिसके नाम में ही लिखा हुआ है मुसलमान, वो सेकुलर पार्टी हो गई। दीपक साहब, यही समस्या है ना। दीपक साहब, अवधेश जी ये कौन से राजनीतिक विश्लेषक हैं या पत्रकार हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में ये पार्टी रजिस्टर्ड है। तो रजिस्टर्ड है तो आपकी पार्टी सेकुलर पार्टी है। इस तरह के मुस्लिम एरिया में चुनाव लड़ते हैं, मुसलमानों का वोट। ठीक है, अवधेश जी आप भी रुकिए, डॉक्टर साहब भी रुकिए, मैं यूसुफ के पास जाऊंगा। चलते चलते क्लोजिंग कमेंट यूसुफ, क्या आपको लगता है इस बार फिर से चुनौती बनेंगे अम्बेडकर साहब की पार्टी आरजेडी के लिए? नहीं, इस बार चुनौती नहीं बनेंगे। मेरी जो फीडबैक है किशनगंज में, इस बार ओवैसी साहब की पार्टी को अगर कोई इक्का दुक्का सीट जीते तो एक आध सीट जीत सकते हैं। पिछली बार की तरह 5 सीटें तो कम से कम वो जीतने नहीं जा रहे हैं। वो मुसलमानों के बीच असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी डिस्क्रेडिट हो चुके हैं। मुसलमान समझ चुका है कि उनको वो अपने स्टेट से, जिस स्टेट से वो आते हैं, वहाँ तो लड़ते हैं 9 सीटों पर चुनाव, और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े स्टेट में लड़ते हैं 100 सीटों पर चुनाव। असदुद्दीन ओवैसी के सिर्फ 2 एजेंडे हैं जो उनसे बात होती है। नंबर 1, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना असेंबली में और पार्लियामेंट में। नंबर 2, पावर में शेयर दिलाना। तो हम उसका कसौटी पर कस के देखते हैं। जिस स्टेट से उनकी पार्टी आती है, तेलंगाना के अलग राज्य बनने के बाद उनकी पार्टी को स्टेटस मिला राज्य स्तरीय पार्टी का, ना तो वो वहाँ पर मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा पाए हैं और न ही पावर में शेयर दिला पाए हैं। तो जब अपने गृह राज्य में वो ये दोनों काम नहीं कर पाए हैं, तो फिर दूसरे राज्यों में जहाँ दूसरी पार्टियों का वर्चस्व है, वहाँ वो ये काम कैसे कर सकते हैं? बिहार में 243 सीटें हैं, करीब मोटे तौर पर माने 250 सीटें हैं। अगर वहाँ 4 या 5 सीटें जीत ली तो बहुत बड़ी फोर्स बन गई है। ऐसा नहीं है, 2012 में पीस पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में 5 सीटें जीती थी, लेकिन वो मैंने कहा था, उस वक्त मैं पार्टी का हिस्सा था, मैंने साहब ये डॉक्टर साहब आपका पहला और आखिरी चुनाव है, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा इसको, अगर जो कुछ करना है इसी चुनाव में कर लीजिए। जबकि वो एक सेकुलर मिजाज की पार्टी थी। और ये बात से मैं मीम को या किसी पार्टी को, जो पार्टी रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन में, वो मतलब भारतीय संविधान से बंधी हुई है, लेकिन उसके मिजाज को हम समझते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के सारे उम्मीदवार तो मुसलमान हैं। मुसलमानों में भी मोस्टली वो अपर क्लास मुसलमान हैं, वहाँ पसमानदा मुसलमानों की वहाँ भी जगह नहीं है। दलित मैं प्रवक्ता देख रहा हूँ, पहला प्रवक्ता देख रहा हूँ, लेकिन दलितों को वो टिकट नहीं देता है। पार्टी की वेबसाइट पे जो उनकी पार्टी का उठाकर आप देखिए तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि पार्टी सिर्फ एक वर्ग की बात कर रही है। मुझे नहीं लगता कि वो कोई मुसलमानों के एजेंडे पे कहीं बड़ी काम करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई बहुत बड़ी चुनौती वो महागठबंधन के लिए बनेंगे। ठीक है, यहीं पर हम रुकेंगे। आपने देखा लगातार हम आज बिहार पर चर्चा कर रहे थे, क्योंकि बिहार के विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, चुनाव का बिगुल बज चुका है। बिहार चुनाव की हर छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए आप जुड़े रहिए लाइव टाइम्स के साथ। आज के लिए इतना ही, शुभ रात्रि।